आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस परिचर्चा में आमंत्रित करने का उद्देश्य ये है कि आज महाकवि भारती, जिनको हम सुब्रमण्यम भारती के नाम से भी जानते हैं, ये तमिल के बहुत बड़े कवि हैं। तो भारत सरकार ने ये कोशिश की है कि 11 दिसंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसको भारतीय भाषा उत्सव दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया है भारतीय गवर्नमेंट। और उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि भारतीय भाषाओं के बीच में कैसे एकतापूर्ण संवाद हो और सभी भाषा बोलने वाले एक साथ रहें और भारत के विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं डिफरेंट वेज, उसके लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करने का उन्होंने बल्कि अपने जितने भी उनकी इकाई हैं उनको निर्देशित भी किया है कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप ये करें और इसको amongst the student, amongst the teacher, among all the learning community, इसको आप प्रोत्साहित करें या प्रचलित करें या इसको जो है सो आप आम करें ताकि भारतीय भाषा में लोग। हमारी नई शिक्षा नीति भी जो है वो भी ये इस बात पे जोर देती है कि जो आप टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस करें उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मातृभाषा में लोगों को ज्ञान दिया जाए, ताकि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि मातृभाषा में समझना चीज़ों को ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि हम फॉरेन लैंग्वेज में उसको करें। तो मातृभाषा पे वहाँ भी जोर है, नई शिक्षा नीति पे भी जोर है। तो जो ये भारतीय भाषा उत्सव दिवस है, इसके मौके पे कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग देखें कि हम अपने मातृभाषा में कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को कैसे रोजगार के उत्सव से जोड़ सकते हैं, रोजगार के मौके से जोड़ सकते हैं, और भारतीय भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी से कैसे उसका विकास कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड विकास कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर परिचर्चा के लिए हम लोगों ने दावत दिया है। इससे पहले कि हम परिचर्चा के लिए सभी लोगों को आमंत्रित करें, मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को जो विस्तृत हमारे मेहमानगण हैं, अतिथिगण हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे दाहिनी तरफ पे बैठे हैं डॉक्टर श्री अजय आचार्य वर्धन हैं। आप रीजनल डायरेक्टर अलीगढ़ के, रीजनल सेंटर अलीगढ़ के डायरेक्टर हैं और इग्नू के डायरेक्टर हैं। आपका सब स्वागत है परिचर्चा में। हमारे दाईं तरफ हैं प्रोफेसर उस्मान गनी साहब हैं। आप डायरेक्टर हैं पर्शियन इंस्टीट्यूट के और चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन स्टडीज़ के। आपका सर स्वागत है। हमारे दूसरी तरफ बैठे हैं आगे प्रोफेसर शाहुल हमीद साहब हैं। आप सीनियर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के। और हमारे अंत में तो बैठे हैं डॉक्टर हुसैन हैदर साहब हैं। आपका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से है और आप सर सैयद एकेडमी में असिस्टेंट डायरेक्टर के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे बाईं तरफ प्रोफेसर राशिद निहाल साहब, आप सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के हैं। इससे पहले आप डायरेक्टर किशनगंज सेंटर के खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आपका सर स्वागत है। और हमारे में हैं डॉक्टर जुबैर शादाब खान। आप प्रोफेसर हैं उर्दू एकेडमी में और आप इस वक्त प्रोवोस्ट हैं हबीब हॉल के। स्वागत है जी। और डिप्टी डायरेक्टर भी हैं आप उर्दू एकेडमी के। और हमारे बाईं तरफ संज्ञान में बैठे हैं प्रोफेसर रमान रसूल फरीदी। आप चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। सर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो परिचर्चा की शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर अजय वर्धन जी से। आप सर प्लीज। धन्यवाद सर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ और 27-13 अध्ययन केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हम आज भारतीय भाषा उत्सव मना रहे हैं। और भारतीय भाषा उत्सव जो है केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके तहत प्रत्येक 11 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाएगा। और जो भारतीय भाषाएं हैं उन भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस तरह से आगे बढ़े और युवा और इसके साथ कैसे जुड़े, इन सब चीज़ों को लेकर हमारा जो इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ है वो इस पर वर्कआउट करेगा। और मुझे खुशी है कि हमारा जो अध्ययन केंद्र है वो इस दिशा पर हम अग्रसर होकर साथ में मिलकर संयुक्त रूप से काम करेंगे। भारतीय भाषाओं की जहाँ तक बात है, भारत
जो हमारा एक अखंड देश है और उसमें विभिन्न प्रकार की जो बोलियां हैं बोली जाती है, और अभी हाल ही में जो 29 जुलाई 2020 को जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी मातृभाषा पर बल दिया गया है। और साथ ही साथ जो एक बच्चा होता है जब वो पैदा होता है और उसकी जो 0 से 6 वर्ष तक और उससे 6 से 12 वर्ष तक की जो स्थिति है उसमें जब वो भाषाएं सीखता है तो सबसे पहले वो मदर टंग को सीखता है। और मदर टंग के अंदर किस तरह से जो एक बाल अवस्था है उसको कैसे और प्रखर किया जाए, इसके साथ साथ जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी जो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल है उसको लेकर भी विश्वविद्यालय इग्नू काम कर रहा है। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे यहाँ एक डिप्लोमा भी चलता है DEC, जिसके अंतर्गत जो है इन सब चीज़ों के विषय में बताया जाता है। तो मातृभाषा के अंदर जो रोजगार की संभावनाएं हैं उसको भी हम देख रहे हैं। और भाषा विज्ञान के अंदर जो है आजकल प्रचुर रोजगार है, जैसे ट्रांसलेटर है, इसके साथ साथ जर्नलिज्म मीडिया को लेकर भी भाषाओं के अंदर बहुत प्रखर चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा इसमें समीशन है कि यदि हम भारतीय भाषाओं को लेकर रोजगार के अवसरों के ऊपर बात करें तो मुझे लगता है कि हमारा जो विद्यार्थी है वो एक ट्रांसलेटर के रूप में, साथ ही साथ जो विभिन्न जो MSCs होती हैं, जो राजदूत कार्यालय होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी भाषाओं की बहुत डिमांड है। और ये इग्नू जो एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ NAAC का A++ है। और अभी हाल ही में जो NIRF की रैंकिंग हुई है उसमें भी विश्वविद्यालय को ओपन में पहली पोजीशन मिला है। तो हमारे लिए सभी के लिए गर्व की बात है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है। और सर सैयद अहमद खान साहब ने जो 1920 में जो शिक्षा के बीज इसमें बोए थे, और जिस तरह से यूनिवर्सिटी निरंतर प्रगति के पथ पर है, तो मेरा समीशन यही है कि जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, पर्शियन है, और भी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं, रशियन है, और भी स्पेनिश है, कोरियन है, जैपनीज़ है, इन चीज़ों को लेकर भी यदि संयुक्त रूप से दोनों विश्वविद्यालय मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारा युवा है, जो एक समस्या होती है बेरोज़गारी की, कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर हो, क्योंकि मैं भी बहुत सालों से इस विषय पर काम कर रहा हूँ, बेरोज़गारी उन्मूलन है, उस विषय को लेकर राजस्थान में भी मैंने बहुत सारा वर्कआउट किया था। तो मैं उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और उसके अंदर जो 8 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, उस दिशा में मैं विश्वविद्यालय के साथ सहयोग के रूप में काम करने का इच्छुक भी हूँ। और आप सब प्रोफेसर्स जो है इसमें जो नवीन चीज़ें, जो भाषा के आयाम है, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें ICT का प्रयोग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और वेब अनेबल सपोर्ट्स है, और AI का युग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो नई शिक्षा नीति के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को यदि जो कंप्यूटर साइंस का जहाँ बात आता है, तो हमारे यहाँ इग्नू विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम भी है जो कक्षा 10 के बाद होता है, दैट इज CIT, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि हम इसको भी जोड़ देते हैं तो डिजिटल मूवमेंट के अंदर भी जो भारतीय भाषा हैं वो उन्नत हो सकती हैं। और उसके लिए भी यदि विश्वविद्यालय जो है, दोनों विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हमारा जो अध्ययन केंद्र है और इग्नू का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, संयुक्त रूप से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि भाषा विज्ञान की जो दशा और दिशा है, और जो हम इसकी जो प्राथमिकता है 11 दिसंबर की, उसको लेकर भी हम इस बड़े लेवल पर वर्कआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हिंदी राजभाषा है, क्योंकि 1963 में जो बात आई है और 22 जो भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई हैं, तो मुझे लगता है कि हम यदि सारी भाषाओं को लेकर, हमारे जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे जो स्कूल के सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थी भी हैं, यदि उनको भी इन सब चीज़ों में दक्षता युक्त किया जाए, कौशल युक्त किया जाए, या उनको जो अपना कैरियर बनाने में, कैरियर ओरिएंटेशन में भी जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अच्छे लेखक बन सकते हैं। भाषाओं का एक बड़ा रोल ये भी है कि जो बुक्स लिखी जाती हैं उसकी स्क्रिप्ट्स कैसी लिखी जाए,
उसके लिए और इसका नॉमिनिक्लेचर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और जो विभिन्न जो अलग अलग भाषाएं हैं उसके साहित्य को, और जो उनके बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, क्योंकि हर भाषा का अपना एक विद्वान है और उन्होंने बहुत सारा विदुषों ने इन चीज़ों पर काम किया है। तो मुझे लगता है कि यदि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इग्नू मिलकर इस दिशा में काम करें तो जो भारतीय भाषाओं की जो महत्ता है, उसकी उपयोगिता है, उसकी रोजगार की संभावनाएं हैं, वो बहुत प्रबल है। और जो आने वाली सदी है, मुझे लगता है कि जो आने वाला दौर है उसके अंदर भाषा विज्ञान को लेकर बहुत सारे कैरियर ओरिएंट हो रहे हैं। लैंग्विस्टिक की बात है, उसमें भी बहुत सारा बहुत नई चीज़ें आ रही हैं। और एक तरह से जो भाषा को लेकर जो आईसीटी का प्रयोग है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि पेपर के अंदर जो बहुत सारे प्रेस विज्ञप्तियाँ होती हैं या जो अलग अलग तरह के एडवर्टाइजिंग, एक बड़ा सेक्टर मैं भी ये मानता हूँ कि एडवर्टाइजिंग में भी बच्चे अपने कैरियर को उन्नत कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो लोगोज हैं या जो अलग अलग तरह के नारे होते हैं, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उसमें भी हिंदी, अंग्रेज़ी, अलग भाषाओं को लेकर भी उर्दू है, तो उसका भी एक उन्नत साहित्य है। यदि उन सब चीज़ों को जोड़कर यदि हम इस दिशा में देखें तो भारतीय भाषाएं और जो उसकी समझ है उसमें मदद मिल पाएगी। तो मेरा इसमें यही सबमिशन है आप सब प्रोफेसर साहब से कि यदि हम मिलकर संयुक्त रूप से भारतीय भाषाओं की जो चीज़ें हैं उसको विद्यार्थी तक पहुँचाएँ, और जो एक लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है इग्नू की भी और आप सब लोगों की, उसमें मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं के विकास में आने वाली सदी में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, उनमें कौशल उन्नयन भी होगा। व्यावसायिक शिक्षा भी एक इसका पार्ट है नई शिक्षा नीति का। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और चीज़ है शोध। शोध जो है वो किसी भी विश्वविद्यालय के उन्नत होते हैं, और मुझे लगता है कि शोध के अंदर भी भारतीय भाषाओं का प्रयोग करके यदि इसको और उन्नत किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा। धन्यवाद अजय जी। अजय जी ने जो है बहुत ही बृहत रूप से भाषा के विभिन्न आयामों को जो है सो यहाँ पर हम लोगों के सामने रखा, और कैसे हम भाषा को मज़ीद उन्नत बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के विकास से, और कैसे रोजगार से जोड़ सकते हैं। इन सब बातों पे बहुत अच्छी परिचर्चा की सर, धन्यवाद इसके लिए। पर्शियन का हमारे देश के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत दिनों तक ये राजकोष की भाषा रही है पर्शियन। तो कैसे इसे हम मज़ीद इस भाषा का प्रयोग आगे कर सकते हैं, और कैसे हम इसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बना सकते हैं, कैसे रोजगार के ज़्यादा मौके इस भाषा के लोगों के साथ जो भाषा से जुड़े हैं उनके लिए पैदा कर सकते हैं, इसके लिए हम सर आमंत्रित करेंगे प्रोफेसर सुमान साहब। पहले तो इसकी अहमियत पर कुछ बात की जाए। अब जैसे ज़बान चाहे जो भी हो, वो तो इजहार ख्याल का जरिया है ही, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है मदर टंग के हवाले से कि इंसान सोचता मादरी ज़बान में ही है पहले। और फिर जो फारसी जो हिंदुस्तान आई है वो तुर्कों के साथ या फिर सूफियों के साथ, तो यहाँ तकरीबन 800 साल तक ये ऑफिशियल और कोर्ट लैंग्वेज रही है, यानी 11th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक। तो अब फारसी ने जो असर डाला है यहाँ पर, जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो 3 एरियाज में ज़्यादा। लिटरेचर तो है ही, इसके अलावा कल्चर पर और आर्किटेक्चर पर। मीडिएवल पीरियड में अब जितनी भी इमारतें हैं मीडिएवल पीरियड की, तो उसको देखा जाए तो वो सब ईरानी या पर्शियन इम्पैक्ट ही है उसमें। जैसे गुंबद है, मेहराब है, या उससे पहले जो इमारतें बनती थी तो उसमें जैसे तस्वीरें वगैरह बनाई जाती थी, तो पर्शियन कल्चर के आने के साथ वहाँ पर लिखने का रिवाज हुआ। गुल बूटे उनकी जगह पर, चूँकि तस्वीर सादी को ममनू करार दिया गया है, हालांकि एक सेक्ट शिया वगैरह इसको जायज़ मानते हैं, तो है। तो कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग वगैरह पर तो असर पड़ा ही है। इसके अलावा हिंदुस्तान की जितनी भी ज़बानें हैं उन सब पर फारसी ने बहुत ज़्यादा असर डाला है। खुद उर्दू फारसी की ही कोख से निकली हुई ज़बान है, बल्कि आज भी 25% जो वर्ड्स हैं उनके वो फारसी से ही रिलेटेड है। या पोइट्री को देख लें,
जो फॉर्म हैं उर्दू पोइट्री के वो तकरीबन फारसी से ही लिए गए हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं, लोगों के नाम हैं जो असर डाला है पर्शियन ने, तो वो सब टर्म्स वगैरह वहीं पर लिए जाते हैं। और जैसे बादशाहों के जो आदाब वगैरह होते थे तो इस्लाम में तो सबको बराबर देखा जाता है ना, तो लेकिन पर्शियन में जैसे वो पुरनिश और तस्लीम बदलाने का जो तरीका था वो गोया ईरानियों से लिया गया। खुद अपने यहाँ इंट्रोडक्शन पहले होता था, कहा जाता था कि 90 डिग्री पर झुककर सलाम करो जूनियरों से, जो कहा जाता था वो तस्लीम और पुरनिश ही है, वो दरअसल पर्शियन कल्चर ही है। तो अब ये तो इसकी अहमियत की बात हो गई। अब ये है कि इसको अहमियत मीडिवल पीरियड में हिस्ट्री की जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उससे पहले, जैसे एंशिएंट पीरियड में कलहन की राजतरंगिणी तो लिखी गई थी, लेकिन उसका जो अंदाज है वो अफसानवी है एक तरह से, यानी यह पृथ्वीराज रासो है, यानी फैक्ट कम और उसमें एक तरह से अफसानवी अंदाज ज़्यादा था। लेकिन मीडिएवल पीरियड में, खासकर सल्तनत पीरियड से, जो एक तरह से फैक्चुअल हिस्ट्री लिखी गई, यानी जो कुछ भी होता था बाकायदा तौर पर उसका डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी फंक्शंस होते थे, उनकी जो दिन भर की एक्टिविटी होती थी वो सबको रिकॉर्ड किया जाता था। तुरंत से आज भी वो सब के सब मौजूद हैं, और जितनी भी तारीख की किताबें लिखी गई हैं वो सबको सोर्स बनाया गया है। तो वो सिलसिला चलता रहा है मुगलों के ज़माने तक। तो हम लोगों के खाने पीने की चीज़ें हों, ड्रेस हों, या घूमने फिरने या सैर चूँकि गार्डन वगैरह का कंसेप्ट जो आया है वो तकरीबन वहीं से आया है। अब यह है कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए, तो अब यह है कि धीरे धीरे ज़वाल होना शुरू हो गया। अब वो जो इनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग थे, हुकूमत छीन गई, तो जाहिर सी बात है कि जिस लैंग्वेज को भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल होती है उसको तो फ्लरिश करना ही करना है। तो इस तरह से जब अंग्रेज़ आए तो धीरे धीरे, शुरू में तो पर्शियन को ही अडॉप्ट किया है उसने, धीरे धीरे अंग्रेज़ी ने उसकी जगह ले ली और अब हिंदी का बोलबाला है। तो अब यह है कि कैसे इसको जोड़ा जाए, तो इसके तो कुछ एरियाज तो हैं अभी भी फारसी के, जैसे ओरिएंटल लाइब्रेरीज वगैरह हैं, वहाँ एक सेक्शन होता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि बिलीव का कोर्स हमारे यहाँ है तो उसको किया जाए तो वहाँ चांस मिल सकता है, या नेशनल आर्काइव्स वगैरह हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ भी गुंजाइश रहती है। और फिर बाकी चीज़ें जी, आसिम साहब ने बहुत अच्छा काम ये किया कि जो ज़वाल थी फारसी ज़बान, तो उसको प्रमोट करने के लिए फारसी को भी शामिल किया। अब तक तकरीबन 73 लोगों ने इनरोल कर लिया है। स्वयं के बड़ी आने वाला है। और आप तो मुझसे कुछ टीचर्स ने भी पूछा कि इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो अच्छा, तो ये इस तरह की बात है फारसी के हवाले से। बहुत शुक्रिया हुसाम साहब। हमारे साथ आज इस मौके के मुनासबत से बहुत ही मुनासिब शख्स बैठे हैं, प्रोफेसर साहुल हमीद साहब। आपका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से है, लेकिन आज हम लोग जिस शख्सियत के सिलसिले में बात कर रहे हैं, महाकवि भारती के सिलसिले में, जो तमिल कवि हैं, तो उस सिलसिले से मैं बताना चाहूँगा कि आपका भी ताल्लुक तमिलनाडु से है। आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो दोनों चीज़ें आपके साथ यकजा हैं। और हम चाहेंगे कि सर, हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो इसके विकास के लिए और इसके लिए क्या कर सकते हैं और कैसे इसका, प्लीज़। नमस्कार। पहले क्योंकि आज महाकवि भारती की बात हो रही है तो उनके बारे में कुछ परिचय देते हैं। इनका लक़ब है महाकवि भारती, और इनका पूरा नाम है चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती। इनका नाम ये 1882 में तिरुनेलवेली में इनका जन्म हुआ, इटाईपुरम में, और देहांत हुआ चेन्नई में 1921 में। एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई की। एक सोशल रिफॉर्मर थे जो बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए, खासकर जो स्त्री शिक्षा पे, बाल विवाह पे, इन्होंने जो है अपने स्वर बढ़ाए और लोगों में जागरूक। तो ये स्वदेशी मित्रन नाम की एक पत्रिका के जो हैं एडिटर भी रहे, और उसमें इन्होंने बहुत अपने लेख लिखे और लोगों को जागरूक किया स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। और क्विल पार्ट, पापा पार्ट,
पांचाली शबदम इनके बहुत फेमस हैं, आज भी बच्चे गाते हैं। पापा पाठ मतलब बच्चों के ये गीत हैं जो आज भी गाते हैं। तो एक है कि अच्चमिल्लई अच्चमिल्लई अच्चमिल्लई, ये है कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो अंग्रेजों के विरुद्ध में जो लोगों के मन में एक मतलब हम किसी से नहीं डरते, तो ऐसे इनके बहुत सारे गीत जो हैं आज भी गाए जाते हैं पूरे तमिलनाडु में और आगे भी। तो इनका एक कोड है कि जितने भाषाएं, इन्होंने 32 भाषाओं का ज्ञान है भारतीय, और विदेशी भाषा जो है वो 3 है, कहीं वो फिर उसका नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उस समय सोचता है कि उस समय के काल में तो वो सारी विदेशी भाषा भारत में रही, लेकिन भारतीय भाषा 32 भाषाओं का ज्ञान। तो कह रहे हैं कि जितनी भाषा मैं जानता हूं उनमें से तमिल भाषा श्रेष्ठ, ये इनका कथन है, ये फेमस कथन। तो फिर जब ये बनारस में भी रहे कई साल, तो एक चीज जो उत्तर और दक्षिण में जो समन्वय की बात रही, जैसे उत्तर और दक्षिण को मिलाने की जो बात रही हिंदी को लेकर, तमिल और हिंदी को लेकर, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर जब अंग्रेज इनके पीछे पड़ गए तो फिर ये पांडिचेरी चले गए, और फिर पांडिचेरी से फिर ये वापस चेन्नई आए। तो एक हाथी को ये कुछ खिलाने जा रहे थे, तो हाथी जो है इनको मार दिया और ये मर गए। इनका बहुत कम समय है इनका जीवन, लेकिन उसमें इन्होंने बहुत श्रेष्ठ काम किया। ये इनका एक परिचय है, बहुत छोटा सा परिचय है। आगे इनके अगर बोले तो फिर हमारा बहुत बड़ा व्याख्यान जाएगा। अब हिंदी को लेकर हम बात करें, तो हिंदी अगर हम बात करें, आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हिंदी नहीं। तो एक तो हम साहित्य को लेकर बात ही कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा प्रशासनिक है जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, व्यवसायिक है, और पत्रकारिता में है, विज्ञापनों में है। तो अगर जैसे अभी साहित्य की भाषा तो अलग है, लेकिन विज्ञापन और वाणिज्य की भाषा, जैसे चांदी लुढ़क गई, सोना उछल गया, ऐसी जो भाषाएं हैं, तो मेरे विचार में ये है कि अगर हम जैसे जर्नलिज्म है, जैसे मास कम्युनिकेशन के का एक कोर्स है, उन बच्चों को हम इसकी जो स्पेशल ट्रेनिंग, जो इसकी किस तरह की हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। अब जैसे MBA है, कोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हिंदी अब ऐसा है कि हिंदी का भविष्य ऐसा है कि हम जैसे आजाद हुए, हमने 15 साल ही अंग्रेजी को साथ लेने की बात की थी संविधान में, लेकिन अब हमारे साथ अंग्रेजी जुड़ी है। लेकिन हमारा अभी जो सरकार का भी यह है कि भाई संस्कृत और हिंदी को जो है वो अहमियत दी जाए, उसको ले आए, तो फिर उसका रिप्लेस जो हिंदी अंग्रेजी को हटाकर हिंदी आना है। तो उस तरह की भाषाएं, मतलब शैली, जो स्टाइल है, वो उन क्षेत्रों के, जैसे MBA के साथ कैसे हिंदी का प्रयोग हो सकता है, मेडिकल में कैसा हो सकता है, कॉमर्स में कैसा हो सकता है, जर्नलिज्म में कैसा हो सकता है, तो वहाँ हम विशेष रूप से हम उन शब्दावलियों को प्रयोग और उसके सेंटेंस फॉर्मेशन, अब जैसे कंटेंट राइटिंग है, लिंग्विस्टिक्स है भाषा विज्ञान को लेकर, तो यहाँ सब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जिससे हम बहुत अच्छी तरह से हिंदी को उस क्षेत्र में प्रयोग हो। बच्चा तो किस मीडियम में पढ़ रहा, मीडियम तो वो उसकी इंग्लिश है, जैसे MBA पढ़ रहा, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हम हिंदी के तरीके से दे सकते हैं, एक मेरा सुझाव है। साथ साथ हमारा कंपैरेटिव लिटरेचर है, जहाँ पे हम कंपैरेटिव लिटरेचर, जैसे अभी मैं तमिल की बात कर रहा था तो सुब्रमण्य भारती के समकालीन काउंट रहे। अब हिस्ट्री को लेकर भी हम बात कर सकते हैं कि जहाँ कंपैरिजन हो सकता है हमारा कंपैरेटिव लिटरेचर में। और जैसे अनुवाद को लेकर अभी हमने स्वयं में भी जो है कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो ट्रांसलेशन में किस तरह से टेक्निक्स है, उसमें हिंदी का किस तरह से प्रयोग हो सकता है, ये हम उसमें भी दे सकते हैं। तो अब ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ हिंदी का प्रयोग ना हो, तो हिंदी हम आपके साथ हैं, इग्नोर के साथ, या जो भी यहाँ आप बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको जैसे शैली, जैसे मैंने अब जैसे संस्कृत और अरबी, फारसी और उर्दू, ये जो शैलियाँ हैं वो सब खूबसूरत करती है भाषा को, तो उन सब का प्रयोग हो सकता है। धन्यवाद।
डॉक्टर शाह हमीद साहब, आपने महाकवि भारती के जीवन काल पर भी, उनके काम पे भी रोशनी डाली, और बहुत शुक्रिया आपका। और कैसे हिंदी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर प्रकाश डाला आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर हुसैन हैदर साहब। आपकी खासियत ये है कि आप इस वक्त सर सैयद एकेडमी हमारे यहाँ है, उनके आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, और वहाँ आर्काइविस्ट के हैसियत से इन्होंने बहुत काम किया है। और हमारे उस एकेडमी में हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू में बहुत सारी किताबें, बहुत ज़ख़ीरा मौजूद है, और बहुत सारी किताबें अभी हाल फिलहाल में उसकी लिखी गई, उनका विमोचन भी हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसका भाषा पे बहुत बिल्कुल असर है, तो मैं चाहूँगा कि डिटेल जो है आपको थोड़ा सा। आज का जो ये उपलक्ष्य है, भारत सरकार ने जो 11 दिसंबर को घोषित किया है भारतीय भाषा उत्सव, तो इसको सेलिब्रेट करने में मैं समझता हूँ कि 2 इंस्टीट्यूशंस को बहुत आगे रहना चाहिए, इसलिए कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक इग्नू है और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इग्नू ने भाषाओं की जो सेवा की है, शायद इंडिया में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी ने नहीं की। कौन सी भाषा ऐसी है जो इग्नू एज अ कोर्स नहीं पढ़ाता। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने शायद जितनी भी बड़ी भाषा है उनमें उच्च शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें रिसर्चेज नहीं हो रही, इंडियन लैंग्वेजेस, उसके साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो। संस्कृत में हमारे यहाँ से उस समय पीएचडी हुई है जब भारत में शायद 2 या 4 पीएचडी ही हुई थी। हमारी एक प्रोफेसर थी यहाँ संस्कृत में, उनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मगर उन्होंने यहाँ संस्कृत में पीएचडी की। हिंदी हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, साउल हमीद साहब यहाँ मौजूद हैं। शायद मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो इतना बड़ा हिंदी का सेटअप है जहाँ, और जो हिंदी की सेवा की जा रही है। उसी तरह से उर्दू है, पर्शियन, उर्दू का तो 2 सेंटर हमारे यहाँ है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू और उर्दू एकेडमी। उसी तरह से पर्शियन का भी 2 सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन और इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन स्टडीज। तो लैंग्वेजेस में हम बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं देश, और हम संबंधित हैं इग्नू से भी। एमयू और इग्नू का ये जो रिश्ता है ये तब से है जब इग्नू इस्टेब्लिश हुई, और हम लोग इग्नू को उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना अपने इंस्टीट्यूशन। ये जो हमारे प्रोफेसर आसिम जफर साहब मौजूद हैं, जिस तरह से हमारे इस सेंटर को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम हमारे यहाँ हर सेंटर के अंदर किसी न किसी रूप में भाषा का प्रमोशन होगा। सर ने बताया कि मैं नेविगेट करता हूँ स्कॉलर्स को जो बाहर से आते हैं, जर्मनी से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। वो स्कॉलर्स आते हैं जो हमसे कहते हैं कि आप हमें उर्दू में कुछ मटेरियल दीजिए। वो फ्रेंच नेशनल होते हैं, जर्मन नेशनल होते हैं, तो कहते हैं आप हिंदी में हमें कुछ मटेरियल दीजिए, और हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, नेविगेट करते हैं उन्हें। अगर हम नहीं दे सकते तो बताते हैं कि उन्हें कहाँ मिलेगा। तो मेरा इंस्टीट्यूशन जो कि इतिहास का है, वो भी किसी न किसी तरह से भाषाओं से जुड़ा हुआ, 4 भाषाएं, 5 भाषाएं। और अगर मातृभाषा की बात की जाए, सिग्निफिकेंस ऑफ मदर टंग, इसमें मुझे जाना पड़ेगा 1915 में। अगर आप लोगों को याद हो, 1915 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा था, उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, तो महात्मा गांधी ने अपनी स्पीच में ये कहा कि आज जो बच्चा अपनी मदर टंग में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, और वही बच्चा अगर अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसे 6 साल लगेंगे। तो उनका कहना था कि एक तरह से आप मदर टंग छोड़ के किसी और लैंग्वेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप 6 साल पीछे हो गए। अब इस डेफिसिट को वो बच्चा जीवन में कभी पूरा कर पाएगा कि नहीं, ये हम नहीं जानते। तो उनका कहना ये था कि अगर शिक्षा का विकास होना है और अगर देश का विकास होना है तो मदर टंग में, मातृभाषा में ज्ञान हासिल करना चाहिए।
ये महात्मा गांधी ने हमें 1915 में बता दिया था। कोई उन्होंने वो नहीं किया, कोई फोर्सफुल उनका ये नहीं था कि आपको ऐसा करनी, मगर उन्होंने जो बात कह दी वो आज भी रेलेवेंट है। आज आपने कहा उस्मान साहब ने कि सोचते तो हम मातृभाषा में, फिर अब उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो गांधी जी का जो ये ओपिनियन था ये आज भी सर्वपरि है और हम इसको मानते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि मातृभाषा का प्रमोशन हो, उसको प्रमोट किया जाए और दूसरी लैंग्वेजेस को भी, जो इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं उनको भी हम प्रमोट करें। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत शुक्रिया सर हैदर साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर राशिद निहाल साहब, बहुयामी प्रतिभा के मालिक हैं और ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि इनका योगदान जो है अलग क्षेत्रों में भी यहाँ रहा है। आप बच्चों की शिक्षा से, टीचर्स एजुकेशन से, उसके अलावा रिसर्च में अलग अलग सेक्टर से आप जुड़े रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपने एज ए डायरेक्टर किशनगंज भी खिदमत अंजाम दिए हैं। तो सर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम ज़फ़र साहब का, उन्होंने मुझे इस मौके पर दावत दिया कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेस दिया कि अबाउट अपनी भाषा के बारे में, भारतीय भाषा में, और इग्नू ने काफ़ी काम इसमें किया, काफ़ी मटेरियल्स तैयार किया इसमें। मसलन अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की एफिशिएंसी ये है कि आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट ले सकता है। और जैसे हुसैन हैदर साहब ने बताया कि जब लोग इनके पास आते हैं तो उर्दू में या हिंदी में या संस्कृत में मटेरियल इसमें रहते हैं। और जैसे शाहुल हमीद साहब ने भी बताया कि कैसे जो तमिल की रिचनेस है वो कैसे डाइवर्सिफाई करती है हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को। पर्शियन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली 800 बरस का रिश्ता है पर्शियन से हमारा। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात और जो बहुत अहम बात हमको नज़र आ रही है कि जब पर्शियन हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, जो हमारी लैंग्वेजेस है, अपनी लैंग्वेजेस है, और ख़ासकर जब मैं इंदिरा गांधी का जब ये बैनर देखता हूँ तो मुझे एक अंदाज़ा लगा कि बाइलिंगुअल मटेरियल्स की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा होता है कि तमिल का कोई लड़का है, वो अगर हमारा कोई कोर्स कर रहा है किसी और जगह पर, उसको हिंदी की भी ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो वो बाइलिंगुअल मटेरियल्स की बड़ी ज़रूरत है इग्नू में है। और उसमें एक और बहुत अहम चीज़ ये हो जाती है टेक्नोलॉजी का एडिशन। अब जब हमारे पास AI बेस्ड इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, लेकिन होता यह है जो बीच में जो टर्मिनोलॉजी है खासकर इंग्लिश की, तो वो तो ग्लोबल है, वो तो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी हिंदी की टर्मिनोलॉजी हो या तमिल की टर्मिनोलॉजी हो या पर्शियन की टर्मिनोलॉजी हो या उर्दू की टर्मिनोलॉजी हो, वो कैसे एक आम बोलचाल के भाषा में शामिल हो, जो मटेरियल राइटिंग में शामिल हो, कंटेंट राइटिंग में शामिल हो, जिसका बहुत बड़ा रोल ये होगा कि एक आदमी इंग्लिश का एक टर्म, सपोज कीजिए एक टर्म है, कोई भी टर्म ले लीजिए, कंटेंट राइटिंग, एक सिंपल टर्म हम बता रहे हैं कंटेंट राइटिंग। अब उसको ये हिंदी में कैसे समझता है, वो तमिल में कैसे समझता है, उसको पर्शियन में कैसे समझता है, और वो जानता है उस कंसेप्ट के बारे में, लेकिन उसको लैंग्वेज सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनी भाषा से, राइट। चाहे वो हिंदी का लड़का हो, दूर एक कहीं रीजनल एरिया में वहाँ लड़का आ रहा है इग्नू का कोर्स करने में, उससे अगर ये मटेरियल में टेक्नोलॉजी के थ्रू ये अवेलेबल, हम ये बात कर रहे हैं मटेरियल तो आपके पास है, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ये अगर अवेलेबल कराया जाए तो ये बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल में बहुत बड़ा एडिशन होगा। क्योंकि उर्दू का लड़का है, समझ के वो चला सहारनपुर से, और उसने सोचा कि हम एक जो आपका कोर्स है, अभी आपने बताया था लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स, उसको आपने कुछ टर्म्स ऐसा बताया कि वो इंग्लिश के टर्म्स को देख के जरा सा उसको हैमत हो गई जरा सा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश टर्म्स में ऐसा नहीं लिखा जा रहा, वो भी बोलचाल की जुबान में लिखा जा रहा है। तो हम एक जॉनरा एडिशन की जो बात कर रहे हैं, जिस जॉनरा में बात कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा अंदाजा आपने भी दिया था, शाहुल हमीद साहब ने भी दिया था, कि उस जॉनरा में हमारी जो कॉम्पिटेंस है और मटेरियल राइटर की कॉम्पिटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू का हो, जॉनरा हो, उर्दू के राइटर्स उस पर्टिकुलर जॉनरा में किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। मसलन हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, उर्दू या पर्शियन जो लैंग्वेज है उसका एक बहुत बड़ा फीचर है, लिंग्विस्टिक फीचर है, बहुत शाइस्तगी है इस लैंग्वेज में, बहुत शाइस्तगी है।
मतलब किसी को आदाब करना है तो आप ऐसे लगता है कि एक शाइस्तगी आती है। अब वो शाइस्तगी को समझने के लिए या तो आपके पास वो उस पर्टिकुलर कल्चर का नॉलेज हो तो आप समझ पाएंगे, लेकिन उस शाइस्तगी के फीलिंग्स को, इमोशंस के, टेक्स्ट के इमोशंस को समझने में हमारे पास टेक्नोलॉजी अगर हेल्प कर दे हमको, राइट, तो बहुत बड़ा रोल होगा लैंग्वेजेस को स्प्रेड करने का थ्रू, जैसे हिंदी में। अब हिंदी में कुछ ऐसी चीजें हैं, हिंदी जब मैं अरुणाचल प्रदेश में था तो हिंदी वहाँ काम करती थी लिंक लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश के अलावा। अब वो लड़का जो ट्राइबल लड़का था वो या दो ही जबान बोलता था वहां पर, या तो स्कूल में पढ़ रहा है इंग्लिश, या जब बस पर टिकट कटवाने जा रहा हुआ हिंदी बोलता था। लेकिन जब उसको टेक्नोलॉजी में कुछ अपने बात को कहना है तो उसको दिक्कत दोनों तरफ से आती थी। तो वो इस तरह का मटेरियल, ट्राइलिंगुअल मटेरियल, मल्टीलिंगुअल मटेरियल, बाइलिंगुअल, आजकल तो ट्रांसलैंग्वेजिंग का जमाना है, राइट, और हम थोड़ा सा मटेरियल को इस तरह से एटीज कर लें, कोड स्विचिंग, जहाँ पर कोड मिक्सिंग, ये हम कोड को मिक्सेस भी कर सकते हैं मटेरियल में, मतलब इंग्लिश के साथ कुछ हिंदी डाल दिया, इंग्लिश के साथ कुछ हिंदी भी डाल दिया, कभी उर्दू डाल दिया, बराबर में हम उसमें एक नोट लिख दिया कि इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, इसको उर्दू में ऐसे बोलते हैं, पर्शियन में ऐसे बोला जाता है, या तमिल में ऐसे बोला जाता है, या दूसरी लैंग्वेज तेलुगु में ऐसे बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से मटेरियल की रिचनेस हो जाएगी, और उसको अगर आप टेक्नोलॉजी से ऐड कर दें, एआई से अगर जोड़ दें इसको, तो मटेरियल को जो डिज़ाइन करना, प्रिपेयर करने में जो मेहनत मैनुअल लगेगी, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एडिशन करेगा। तो ये स्कूल टीचर्स को बहुत ज़रूरत है, जो आपके इग्नू के बहुत सारे जी, और इस स्कूल टीचर्स में भी आप देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास बड़े रिच आइडियाज़ हैं, क्लासरूम्स के आइडियाज़, राइट, और क्लासरूम मटेरियल्स नहीं है उनके पास, क्लासरूम मटेरियल्स नहीं है। आपने तो इग्नू का मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल बना के फ्लोट कर दिया, और टीचर को सुपरविजन मटेरियल्स चाहिए, टीचर्स को ऑब्जर्वेशन मटेरियल्स चाहिए। तो वो सारी मटेरियल्स की ज़रूरत है जो इग्नू हमें प्रोवाइड कर सकती है अपने लैंग्वेजेस में, बाइलिंगुअल सपोर्ट ऐड करके, ट्राइलिंगुअल सपोर्ट ऐड करके, डिपेंडिंग अपॉन किस रीजन से कुछ बच्चे आते हैं, तो उससे बड़ा वास्ट नेटवर्क डेवलप होगा, और इसकी बड़ी ज़रूरत है आज के ज़माने में। सर मैं इसमें की जुड़ना जी चाहूँगा। जी जी, जरूर 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 जरूर। इसमें अभी इग्नू ने अभी जो नई शिक्षा नीति आई है जी उसमें 13 भाषाओं पर काम चल रहा है, जी जी और जो बुक्स हैं वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, जी जी अभी ये हो गया है। जी। मैं एक और बात कर रहा था हाँ, उसमें, डॉक्टर साहब, मैं ये बात कर रहा था कि हम भाषाओं में मटेरियल तैयार कर लेते हैं, बाइलिंगुअल मटेरियल तैयार कर लेते हैं, Yes, sir. हम एक और चीज़ कर रहे हैं, हम भाषा ऐसी होती है ना, जैसे हम इंग्लिश भी बोल देते हैं, उर्दू भी बोल देंगे, और अगर आप बैठे हुए हैं अपने तमिलनाडु में तो आप तमिल लैंग्वेज और इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं मिक्स करके। कोड मिक्सिंग वाली जो लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। जैसे हम गए, हमने कहा मुझे स्टेशन जाना, अब स्टेशन का हिंदी आप निकालने के चक्कर में रह गए तो आपका कम्युनिकेशन फेल है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें कह दिया स्टेशन जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, सुन लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो इसकी बड़ी जरूरत हो रही है बच्चों, उन बच्चों को जो बहुत दूर दराज में है, जो एजुकेटेड हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर लेंगे। लेकिन वो बच्चे बहुत दूर दराज में, जो मजदूर का लड़का है, ऑटो वालों का लड़का है, उसको इंग्लिश की जो एक लिंक लैंग्वेज की जो जरूरत होती है, वो रोड पर इंग्लिश पाने की, वो हिंदी सपोर्ट देगा, तमिल सपोर्ट देगा, उर्दू सपोर्ट देगा, उसके लिए मटेरियल रहेगा, वो कहीं भी वेब से ले सकता है, अपने मोबाइल पे ले सकता है। इस टेक्नोलॉजी की जरूरत, इसकी बात कर रहा हूँ जी। थैंक यू प्रोफेसर निहाल साहब, आपने भाषा के तकनीकी पहलुओं पे जोर डाला, जिससे किसी भी भाषा को मज़ीद प्रचलित किया जा सकता है, ज़्यादा कम्युनिकेशन में काम आ सकता है। शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर जुबैर साहब तशरीफ रखते हैं। आपकी खासियत ये है कि आपने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज में बहुत दिनों तक वहाँ सेवाएं अपनी प्रदान की हैं, तो इज़ द वेरी राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द लैंग्वेज, स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेज। और उसके बाद आप अभी उर्दू एकेडमी में आप हैं, और वहाँ पर आप डिप्टी डायरेक्टर थे, कार्यरत हैं, तो सर भाषाओं के बारे में आपसे बेहतर आदाब। मैं तो ये अर्ज़ करूँ कि दो बातें मुझे समझ में आई आप सभी बड़े बुज़ुर्गों और मुझसे ज़्यादा काबिल लोगों की गुफ्तगू के ज़रिए। मेरी अपनी जो एक नाक़िस सी समझ है कि इंसान जिस चीज़ के भी बारे में सोचे, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फ़नून लतीफ़ा हो, या ज़िंदगी हो, समाज हो, सोचता अपनी मादरी ज़बान में है। यानी उसका जो न्यूरो सिस्टम है उसमें एक खाना इनबिल्ट है, और बनाने वाले ने हमको एक ऐसी सलाहियत
वो खुदादार सलाहियत होती है, वो दे करके हमको यहाँ भेजा कि तुम सोचोगे तो एक कंसर्न लैंग्वेज में सोचोगे। तो वो लैंग्वेज यूनिवर्सल का जो मामला है वो यहाँ पे ज़रा सा हट जाता है। आप जब जिस माशरे में पैदा होते हैं, शऊर की दहलीज तय करते हैं अपने वालिदैन से, माँ से, बाप से और अपने माशरे से, जो ज़बान सीखते हैं, तो आप आदी हो जाते हैं कि उसी ज़बान में आप सोचें। तो जिस ज़बान में आप सोचते हैं, जो आपकी मादरी ज़बान कहलाती है, उसमें जो कुछ करते हैं आप, वो क्रिएटिविटी के नज़दीक होती है। जो कुछ भी काम करेंगे, वो चाहे साइंटिफिक करें या लिटरेरी करें या नॉलेज टेक्स्ट के हवाले से करें, वो क्रिएटिव होगी। और अगर आप उसके सिवा कोई दूसरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसको सीख करके, उसके ग्रामर के ज़रिए या स्कूल में आप लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन की तरफ आप जाएंगे, यानी उसकी तामीर आप करेंगे। जो कुछ भी आप सोचते हैं उसकी तामीर करेंगे, उसमें तख्लीक का पहलू जो है वो पीछे चला जाएगा। इसीलिए मादरी ज़बान की अहमियत बहुत ज़्यादा तस्लीम की जाती है कि उसमें आपको इसकी आज़ादी रहती है, आपको कोई बंदिश नहीं रहती आप पास कि आप वोकैब्स को लेकर के कोई रखना या कोई रुकावट महसूस कर रहे हैं कि साहब इसकी वोकैबलरी क्या होगी, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी, इसका सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये किस टेंस के साथ जाना चाहिए। ये सब जब आप ग्रामर के ज़रिए ज़बान को सीखते हैं तो ये सब चीज़ें मलहूज़ होती हैं, आपके ज़बान आपके दिमाग का एक हिस्सा होती है। लेकिन जब आप अपनी मादरी ज़बान में सोचते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है जो थिंकिंग प्रोसेस में बहुत अहमियत रखती है, वो है फ्लुएंसी, रवानी। तो उसमें आपकी रवानी नहीं टूटती, आप फ्लुएंट होकर के इजहार करते हैं या उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। आपको अगर डॉक्यूमेंट भी करना है तो उसको कंप्यूटर साइंस की ज़बान में ये कि उसको अगर सेव करना है तो आप उसी फ्लुएंसी के साथ सेव करेंगे उसको। उसमें परफेक्शन जो होगा वो बिल्कुल आपको नेचर के करीब ले जाता है। तो आप ये जो 6 साल की बात कर रहे थे, गांधी जी ने ये कहा था कि मादरी ज़बान में जिस चीज़ को 2 साल में आप सीखेंगे, किसी दूसरी ज़बान को सीख करके उसमें उन चीज़ों को सीखने में आपको 6 साल लगेंगे। तो ये जो वक्त की अहमियत है इसको भी महफूज रखना है। क्योंकि यहाँ पे तो एक तसलसल है, एक सिलसिला है। एक बैच तैयार होता है, वो एक ज़बान में सोचना और लिखना शुरू करता है, पीछे से दूसरा बैच है, वो भी अपनी जर्नी शुरू किया हुआ है। तो वो अगर मादरी ज़बान में चल रहा है तो वो आपसे 6 किलोमीटर आगे है। अब आपको वो दूरी तय करनी है, कैसे करेंगे ये। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान ज़बानों का निगार खाना है। इसमें बहुत सारी ज़बानें हैं और जब ज़बानें होती हैं, ज़बानों के साथ साथ उसकी अपनी तहज़ीब होती है, उसका अपना एक तर्ज़ ज़िंदगी उसकी होती है, उसकी समाजियात होती है, उसकी नफ्सियात होती है, उसकी जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मुमताज़ होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। अब उनको मिला करके हिंदुस्तान का नक्शा तैयार होता है, उन तमाम को मिला करके। तो अगर हम उन ज़बानों को नज़रअंदाज करें और किसी एक ज़बान पे हम फोकस करें तो आसानी तो हो जाएगी। डॉक्टर साहब को आसानी हो जाएगी कि इग्नो का मटेरियल वो सिर्फ हिंदी में तैयार कर लें या सिर्फ इंग्लिश में, या किसी भी जिस ज़बान को आपने मुंतखब किया उसमें आपने सब मटेरियल तैयार कर लिया और उसी में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे हम वंचित रह जाएंगे किस चीज़ से? क्रिएटिविटी से। क्रिएटिव फ्लो जो है हमारा, अच्छा उसको ये ना समझा जाए कि वो सिर्फ लिटरेचर का हिस्सा है क्रिएटिविटी। तो कंप्यूटर साइंस अगर प्रोफेसर अरमान सुल फरीदी सोच रहे हैं या प्रोफेसर हमारे आसिम ज़फ़र साहब सोच रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं तो इनकी अपनी एक ज़बान होती है, कंप्यूटर साइंस की एक अलग लैंग्वेज होती है। तो अगर उसमें कोड करने में वो अगर अपनी मादरी ज़बान में कि यार इसको ऐसे करें एंड वी कैन डू दिस, तो वी कैन डू दिस लाइक दैट, लाइक दिस, इसमें हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है सोचने के प्रोसेस में। और मादरी ज़बान में जब सोचते हैं तो वो फ्लुएंसी रहती है, उसको हम फ़ौरन कोड कर लेते हैं या डिकोड कर लेते हैं। तो मादरी ज़बान की अपनी अहमियत। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि हमको बहुत सारे मटेरियल का तर्जुमा करना है अभी भी, हालांकि बहुत सारा काम हो रहा है। इग्नो ने ख़ुद बहुत सारा काम किया है हमारे यहाँ, जैसा कि डॉक्टर हुसैन हैदर साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की तमाम
जदीद ज़बानों के शोबाजात तो हैं ही, तमाम शोबे हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, क्लासिकल लैंग्वेज में देखिए क्लासिकल लैंग्वेजेस में पर्शियन है और अरबिक है हमारे पास, संस्कृत है हमारे पास, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के तमाम शोबे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के नाम से ही हमारे पास इस्टेब्लिश हैं। वहाँ पे भी जो काम हो रहा है, इत्तेफाक तो बहुत अच्छा काम हो रहा है कॉम्पिटिटिव लिटरेचर पे, यानी तुलनात्मक अध्ययन पे जो तवज्जो दी जा रही है, उससे क्या होता है कि कल्चरल ब्रिजिंग होती है, उससे लिंग्विस्टिक्स ब्रिजिंग होती है। 3 लैंग्वेज फार्मूला का भी कंसेप्ट यही था हिंदुस्तान में कि एक दूसरे की तहजीब को समझा जाए, एक दूसरे की संस्कृति को समझा जाए, उसकी समाजियात को समझा जाए, वहाँ किस तरह से क्या जीवन शैली है उसको समझा जाए, वहाँ के इतिहास को समझा जाए। इससे क्या होता है, नेशनहुड पैदा होता है। हमारे पास ये बहुत अच्छा माध्यम है कि अगर हम ज़बानों को सलीके से सीख लें तो एक दूसरे की तहजीब को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें कामयाब होंगे। लेकिन जो सोचने का प्रोसेस है वो तो मादरी ज़बान का ही है। इसलिए तमाम मादरी ज़बान जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं और जिनमें पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम कायम किया जा रहा है या किसी हद तक किया जा चुका है, उन पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ फॉरेन लैंग्वेजेस, उसकी अपनी अहमियत है। जब आप ज़बानों को कई सदर पे आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो रोज़गार की बात हो रही है वो तो एक बहुत छोटा सा नुक्ता है। रोज़गार जो है वो तालीम का एक बहुत छोटा सा नुक्ता है। असल मामला है कि अल्टीमेट गोल क्या है पूरे लर्निंग प्रोसेस का, पूरी क्रिएटिविटी का, उसका अल्टीमेट गोल यह है कि आप एक महज़्ज़ब इंसान बने। महज़्ज़ब इंसान बनने का मतलब होता है कि एक अच्छे साइंटिस्ट हैं तो एक अच्छे मनुष्य के रूप में भी आप अपना काम करें, तब जाकर के आप तरक्की कर पाते हैं, हर लिहाज से तरक्की कर पाते हैं। तो मादरी ज़बान और दूसरी ज़बानों में जो थिंकिंग प्रोसेस है, एक्सप्रेशन का मामला है, और उससे ज़्यादा अहम आज के तनाजुर में नॉलेज टेक्स्ट का जो मामला है, नॉलेज टेक्स्ट को ये देखना होगा कहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ अवेलेबल है। ऑब्वियसली इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, तो लोग इंग्लिश की तरफ नॉलेज टेक्स्ट को लेकर के जा रहे हैं। एक सेकंड, तो इंग्लिश की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो मोनोलिंगुअल की बजाय मल्टीलिंगुअल हो, या कम से कम ट्राईलिंगुअल तो हो, हिंदुस्तान के तनाजुर में आपकी मादरी ज़बान, इसके अलावा हिंदी जो आपकी हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उसके बाद अंग्रेज़ी जो नॉलेज टेक्स्ट में आपको कंट्रीब्यूट करती है। एक तो ये बात हो गई। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में मुझे लगता है, मैं उर्दू का एक बहुत मामूली सा तालिब इल्म हूँ, हिंदी उर्दू का लिंग्विस्टिक्स फीचर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी लिंग्विस्ट उसको डिफर ही नहीं करते हैं। ये साहित्य के लोग जो हैं, अदब के लोग जो हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो वो अलग अलग करते हैं। उनकी अदबियात अलग हो सकती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है पूरा, आप उसकी फोनोलॉजी देखिए, मॉर्फोलॉजी देखिए, सिंटैक्स देखिए, सेमेंटिक्स में जाके आप डिफरेंट हो जाते हैं। वो किसी भी ज़बान में आप जाएंगे तो उसके लेयर्स को देखेंगे तो ये हिंदी उर्दू का जो मामला है, उसमें हिंदी को उर्दू इतना कंट्रीब्यूट करती है इसमें कम्युनिकेशन में, कि अगर वो अपना पैर खींच ले, खींचना ही नहीं देगी हिंदी, क्योंकि फिर कम्युनिकेशन में अजनबियत पैदा हो जाएगी। तो आप चाहे मीडिया देखें, चाहे सिनेमा देखें, चाहे आप टीवी वर्ल्ड देखें, कहीं भी आप देखेंगे तो सिंटैक्स तो दोनों का एक है। अब झगड़ा इस बात को लेकर के लोग करते हैं कि ये साहब ये हिंदी है कि उर्दू है, वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दो सिमिलर लैंग्वेजेस मिल करके क्रिएटिविटी को फ्लॉरिश करती है। हम जानते हैं कि तमिल का लिटरेचर जो है क्लासिकल है और बहुत रिच है, संगम लिटरेचर की अपनी एक तारीख है, उसकी अहमियत जब आप आलमी तनाजुर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह से फ़िक्शन की जहाँ तक बात है, आप क्लासिकल फ़िक्शन आप देखिए, तो आप जब कर्नाटका पे नज़र डालेंगे, सबसे ज़्यादा साहित्य अकेडमी अवार्डीज जो हैं कन्नड़ फिक्शन। इसी तरह से तेलुगु में आप जाते हैं, ये भी क्लासिकल लैंग्वेज है। इसी तरह से उड़िया, उसको क्लासिकल का दर्जा लेने के लिए वो, लेकिन वो उतनी ही कदीम ज़बान है। अब आप सोच की सतह पे आप जा कर के देखें तो बंगाली से वाकफियत अगर आपकी है तो आप 100 साल आगे, आज भी कम से कम 50 साल आगे तो सोचेंगे ही सोचेंगे। आपको ज़बान के कल्चरल टेस्ट को देखना है तो एक मलगोबा आपके पास है, वो है उर्दू। वहाँ आपको संस्कृत का पुट भी मिलेगा, वहाँ पे फ़ारसी की शीरीनी भी मिलेगी, वहाँ पे अरबी की रिचनेस, उसकी सरवतमंदी भी मिलेगी। ज़बानें सीखना एक अलग मामला है, लेकिन मादरी ज़बान की अहमियत को इस तरह से तस्लीम किया जाना चाहिए कि उसमें हम सोचते हैं, उसमें हम ख्वाब देखते हैं, उसमें हम जीते हैं, उससे जीने का अंदाज़ फराहम करते हैं।
आप कुछ मैं please, ये कह रहा please. था, उसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि आप मादरी ज़बान में सोचते हैं, और उसका कोई इख्तलाफ इससे नहीं है क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन हाइपोथेसिस से, मतलब जो आप बात जहाँ पर आप ले जाना चाह रहे थे। हमारा असल मुद्दा ये है कि जब हम ज़बानों में कम्युनिकेट करते हैं तो वो सस्पेंशन ब्रिज कौन सा होगा, वो असल वो मुद्दा है कि वो ब्रिज कौन सा होगा ज़बानों में कम्युनिकेशन, जो आप जिसकी आप हवाला दे रहे हैं। अब देखिए, मादरी ज़बान में सोच रहे हैं और सोचने की वजह से बहुत आगे आप निकल सकते हैं, इसका कोई इख्तलाफ नहीं है। सारी दुनिया ने अब इस बात को मान लिया कि मदर टंग जो है एक बहुत ही रिच फीचर है, राइट, और लिंग्विस्टिकली ऑल्सो और कल्चरली ऑल्सो, एंड वो देखा जाए कि मतलब किसी भी टर्म में। लेकिन अब ये है कि हम जो सोच रहे हैं हम उसको लोगों तक पहुंचाएं कैसे। असल जिसके लिए इग्नू या एमयू या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अभी भी मटेरियल डिजाइन का, मटेरियल डेवलपमेंट का एक प्रॉब्लम है, राइट। तो ये हम उस पर इशारा शुक्रिया सादाब साहब ने मातृभाषा पे सीखने पे बहुत जोर दिया, और ये बात तो सही भी है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। आप रसा चले जाएं, वहाँ पर उनकी जितनी भी मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग की किताबें हैं वो सब रशियन लैंग्वेज में मौजूद हैं। जर्मन में आप जाएं, वहाँ जर्मन में मौजूद है। यहाँ के बच्चे जब पढ़ने वहाँ जाते हैं तो उनको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहाँ पे, उस चीज़ों को मैंने सिमुलेट करने के लिए। खैर, तो आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक, और इन्हें आप ही के बड़े बिल्कुल विचार से सहमत होते हुए नई शिक्षा नीति जो है यहाँ पर जोर देती है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए उनके मातृभाषा में दी जाए। और इन्हीं बातों को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कह लीजिए स्वयं का प्रोग्राम है, जहाँ पर हर सेमेस्टर में लगभग 1500 कोर्सेज, 1500 कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्च करते हैं हर सेमेस्टर में। और मंत्रालय ने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में अगर बनाते हैं तो हम उसको मजीद प्रोत्साहन देंगे। उस प्रोजेक्ट को जल्दी मैंने एक्सेप्ट भी करते हैं, और उनको अलग से हम पैसे भी, उनको अलग से फंडिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे। और इसी सिलसिले में हम लोग जैसे कि उस्मान साहब को और साउर हमीद साहब को, संस्कृत में मैडम को, और इवन के हमने तिब्बिया कॉलेज के डॉक्टर को जोड़ा, और वो रीजनल लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज उर्दू हुई यहाँ से, तो वो उर्दू में अपनी बातें वहाँ समझा रहे हैं, और गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहित कर रही है, प्रमोट कर रही है इस चीज़ को। तो यही हमारी कोशिश है। हमारे साथ प्रोफेसर अरमान रसूल फरीदी साहब तशरीफ रखते हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के विभागाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के आप एक्सपर्ट मेंबर हैं, और वहाँ लैंग्वेज के तकनीकी विकास पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज पे इनका खास इनपुट रहता है, और उनके सिलसिले में बहुत काम इन्होंने किया है। तो मैं चाहूँगा उस पर रोशनी डालें, ताकि ये सिर्फ बात उर्दू तक न रहे, सिमिलर टू दैट उर्दू हिंदी में भी लागू हो सकता है, संस्कृत में भी लागू हो सकता है। तो उस सिलसिले में चाहूँगा। शुक्रिया सर। मैं बड़े गौर से तमाम दोस्तों की गुफ्तगू को सुन रहा था और महसूस भी हो रहा था। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले जैसे ही एक बात शुरुआत की आचार्य जी ने कि भारतीय भाषा का उत्सव, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है उत्सव। उत्सव हम कभी अकेले नहीं मनाते, जब उत्सव की बात होती है तो हम मिलजुल के बनाते हैं। तो जब भारतीय भाषा की बात हम करें ना, तो यहाँ हम का कॉन्सेप्ट होता है मिल के ना। और हिंदुस्तान के ताल्लुक से जब हम देखते हैं तो हमारे पास 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं ही, उसके अलावा बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। और ज़ुबैर साहब ने बड़े अच्छी अच्छी बातें उस ताल्लुक से ऑलरेडी कर दी कि लैंग्वेज सिर्फ अकेली कोई चीज़ नहीं है, उसके साथ उसका कल्चर जुड़ा होता है ना। और आपका कंसर्न भी जो है, मैं सुन रहा था कि टेक्नोलॉजी के एतबार से वो सब मसाइल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उस पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जैसे भाषणी का एक बड़ा इनिशिएटिव है, जैसे TDIL का एक इनिशिएटिव है, जैसे स्वयं की बात करी, जैसे MyGov एक इनिशिएटिव है, जैसे इनकेन का जैसे हमने जिक्र किया, AI फॉर ऑल, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इन्हीं कोशिश इस बात की है कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कर दिया जाए इन चीज़ों को। तो आप जहाँ कंटेंट का आपका जो कंसर्न था ना, ट्रांसलेशन एक बड़ा डेलिकेट मसला है, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो आप गूगल का ट्रांसलेटर देखिए, किसी भी लैंग्वेज में कुछ मिला हुआ कंटेंट आपके पास है, आप उस पर ट्रांसलेट कर लिए तो काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि ये क्या है। तो यानी कि ट्रांसलेशन का जो मेन काम है, टेक्नोलॉजी में ये सलाहियत है आज की डेट में, और ख़ास तौर से अगर AI इनेबल्ड है तो वो और बासलाहियत हो जाता है।
आपके काम को आसान करता है। तो टेक्नोलॉजी इनेबलर है, फैसिलिटेटर है, वो यानी इंसान का बदल तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में ये और एडवांस हो रही है, खासतौर से एआई, और ये सारे जो आपके कंसर्न्स थे वो एड्रेस हो जाएंगे, यानी बाईलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, ये बहुत आसान होने जा रहा है। दूसरी बात जो हम लोग जिक्र कर रहे थे इस एतबार से कि जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास लैंग्वेज के एतबार से क्या आ सकती है। देखिए कि जब कभी भी हम हिंदुस्तान में ऐसे आमतौर पर देखते हैं चीज़ें, जिक्र आता है तो कहते हैं साहब पधारो हमारे देश, राजस्थान से राजस्थान का ताल्लुक है, तो एक राजस्थान का कलरफुल कल्चर ना हमें कितना अट्रैक्ट करता है। वो इसलिए अट्रैक्ट कर पाता है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज और मीडिया का इस्तेमाल करके उसको प्रोजेक्ट किया गया है ना। फिर हमने देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पंजाबी कल्चर, जब हमारे देखिए गाने बहुत सारे, तो वहाँ का डोमिनेंस भी हमने देखा। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं भोजपुरी का भी थोड़ा थोड़ा डोमिनेंस हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ आज का जमाना हम लोग जहाँ रहते हैं वो रील्स का जमाना है। 1 घंटे किसी के पास नहीं बैठ के टाइम देखने, 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात कहिए। तो अब आप इंस्टाग्राम पे जाइए, सोशल मीडिया यूज करिए, आपके पास 1 मिनट आधे मिनट की रील्स है और पूरी बात लोग कह रहे हैं। गाँव के दूर के लोग, औरतें जो यानी अदरवाइज सोच भी नहीं सकती थी, किचन में खड़ी हुई अपनी बातें कर रही हैं, या अपने घर के हंसी मजाक की जो छोटी छोटी कहावतें, लोकल चुटकुले लोकल ना, जो आमतौर पे हम तक नहीं पहुंच पाते थे, वो उनकी जुबान में उनके तरीके से हम तक पहुंच रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन पे चढ़ जाएं, है ना। जो कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश है, और ऐसा खूब काम हो रहा है। जैसे मैंने कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट क्या है कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए टीचर, जो ये हम मोबाइल फोन लेके अपने हाथ में चल रहे हैं, हम देखें कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कितना यूजफुल हो सकता है। क्योंकि असल काम तो इसका फोन करना और फोन रिसीव करना है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ करना है। तो हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करके अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को, अपने ज़बान को प्रमोट करें, ऐसा खूब हो रहा है। इसको सिस्टमेटाइज करने की ज़रूरत है। और ये बेहद खुशी की बात है कि हम इतनी बड़ी चर्चा में शामिल हुए और अपनी अपनी बातों का हम लोग सब ने बहुत सी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका कंसर्न तो हमने, और इग्नू भी मुझे लगता है कि जल्दी यानी और वो सब ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि जस्ट अ क्लिक ऑफ द बटन ये सारी चीज़ें अवेलेबल। क्योंकि आईटी मद्रास में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है कि वो कर ये रहे हैं कि वॉइस सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। अलीगढ़ में बहुत सारे लोग ना कि कश्मीर के लड़के इंग्लिश बोल रहे हैं तो उनका टोन एंड टेनर कैसा है ना, और अपनी ज़बान बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं। तो ये ऐसा करके एक बड़ा सा डेटा सेट बनेगा और एक मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, और धीरे धीरे ये काम बहुत जल्दी, यानी हम जितना जल्दी सोच सकते हैं उससे भी जल्दी ये चीज़ें इन प्लेस होंगी। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से ये एक इनपुट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने भारत सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं जो लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए उनको आपने बताया, जैसे भाषिनी का नाम आपने दिया, TDI प्रोजेक्ट का नाम दिया, बहुत सारी कोशिशें हैं। तो हर स्तर पे ये कोशिश की जा रही है कि हम भाषाओं को कैसे आम जनता तक पहुँचाएं, उनसे कैसे जुड़ें। प्रोफेसर राशिद नहाल साहब ने जो कहा वो ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही, बात हो रही नॉलेज ट्रांसफर की, है ना, एज ए होल, नॉलेज एज ए होल कैसे ट्रांसफर की जाए। और ये बहुत आसान काम नहीं एज पर द टेक्नोलॉजी कंसर्न। ट्रांसलेशन तो बहुत आसान काम है, या ट्रांसलिटरेशन बहुत आसान काम है, लेकिन नॉलेज ट्रांसफर करना उसके लिए। लेकिन जैसा कि अभी सर ने बताया कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और अब हम लोगों ने वो कोशिशें शुरू कर दी हैं कि नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र की जाए। उसके लिए अलग अलग तरह से वो डेटा सेट या कॉर्पस बनाया जा रहा है। अब उसकी मदद से हम लोग देखते हैं कि इन चीज़ों को कितना, और उसमें जो बहुत अहम बात ये है आसिम जफर साहब कि नॉलेज ट्रांसफर की जो बात हम करते हैं, तो वो ब्रिजेस कौन सा, ब्रिजेस ऑफ कम्युनिकेशन, वही बात हो रही है उसके, वो बहुत नीटी-ग्रिटीज पे आप बात कर रहे हैं उसके, तो वही इसमें मैं इसी और माफ कीजिए ऐड करना चाहता हूँ कि जो बीच में रह गया कि हम सब एजुकेटर्स हैं, एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, हमें ज़रूर इस बात की कोशिश करनी है कि हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बिल्डअप करें, यानी नई टेक्नोलॉजी को, है ना। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर पाएंगे, है ना। ये वाला एस्पेक्ट हम सतत रूप में मैंने सीखते रहते हैं इसमें, सीखते रहते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ सर, जो
यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सिटी काम कर रहा है उसमें ज्ञानधारा कॉन्सेप्ट भी है सर, बिल्कुल। जिसमें हम इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग करते हैं जी और उसके अंदर जो हमारे विभिन्न प्रोफेसर्स हैं 21 स्कूलों के, दे विल डेलिब्रेट द लेक्चर्स जी जी इन ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म्स, तो वो भी अभी काम हो रहा है। जी जी साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं, शैलियां हैं या उनकी जो लोक संस्कृति है, क्योंकि जो भी एक शहर होता है उसकी अपनी एक संस्कृति और कल्चर है, जी तो भाषा तो उसमें बसी हुई है, जी उसमें खान पान बसा है, जी उनकी जो रहन सहन की जो स्थितियां हैं वो है। जी और सर जो बात कह रहे थे कि पधारो हमारे देश जो राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश को लेकर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ की जो एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमिक्स है, उसकी जो कल्चर है, उसका जो एक स्ट्रेंथन पार्ट है, क्योंकि हर मूवमेंट में, हर समय में हर व्यक्ति जो विद्वान है उन्होंने अपने पे योगदान दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इग्नू और एएमयू मिलकर यदि एक संयुक्त रूप से भाषाओं को लेकर और जो विद्वानों को लेकर यदि वर्कआउट करे, तो जो आने वाली सदी के जो बच्चे हैं उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। बहुत अच्छी और सबसे बड़ी बात मैं भी इसमें भी कहना चाहता हूँ सर कि जो आपके प्रोफेसर्स जो सर ने जो बात कही है कि मिलजुल कर जब भाषाओं पे काम हो, उसकी कल्चर एक्सचेंज पे काम हो, लोक संस्कृति काम हो, लोक देवताओं पर काम हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर भी जैसे सूफी संत है जैसे सर बता रहे थे, तो उन चीज़ों को लेकर भी यदि मिल के काम किया जाए तो मुझे लगता है कि जो भारतीय भाषाओं के उत्सव की जो सार्थकता है वो सिद्ध होगी और आने वाले समय में अपन सब मिलकर इस चीज़ को करना चाहिए। शुक्रिया सर। तो अब मैं चाहूँगा कि एक एक मिनट में हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए बात करेंगे, तो सर वैसे आपसे गुजारिश है कि कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। सर मेरा इसमें यही कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ जो मिलकर जो है अलीगढ़ की लोक संस्कृति, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को साथ जोड़ते हुए भाषाओं की महत्ता पर काम करे, और इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हम सब तैयार हैं और हम सब इस पर मिलकर काम करेंगे। ये कहना है प्रोफेसर से बात, बहुत सारी बातें हुई हैं, तो ज़बानें तो कई हैं और बहुत सी इल्मी या साइंटिफिक ज़बानें हैं। फ़ारसी असल में ये कल्चर की ज़बान है और इसमें जो कदीम उलूम हैं जैसे तिब है वगैरह, तो उन सब की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ट्रांसलेशन वगैरह की जो अहमियत है, हालांकि फ़ारसी में जो संस्कृत की अहम किताबें हैं, चाहे वेद हो, भागवत गीता, ये सब के ट्रांसलेशन हुए हैं अकबर के हुक्म पर, और दाराशिकों ने उपनिषद पर किया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बाकी हैं, उन सब पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये है कि उसे हिंदुस्तानी ज़बान में ट्रांसफ़र किया जाए। हिंदी का सही उच्चारण और उसकी वर्तनी ये शुद्ध किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की जो विभिन्न शैलियां हैं उसका प्रयोग किया जाए, जिससे उसमें उसका प्रयोग से उस क्षेत्र की भाषा में हिंदी का प्रयोग सफल रूप से। हमारे पास आज इतने अच्छे इनपुट्स आए हैं, ये जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स थे, इनकी जो राय है ये हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हमारे रीजनल डायरेक्टर ने जो सजेशंस दिए हैं कि इन दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को आपस में मिल के इस लैंग्वेज प्रमोशन के लिए बहुत एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, तो ये बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स की विविधता, उसके लिए हम ब्रिजेस बनाएं, यही मेन, और टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी हद तक सहारा ले सकते हैं। ज़बानों को टेक्नोलॉजी से करीब किया जाए, और वो ज़बानें जिन्होंने अब सिर्फ़ और सिर्फ अदब पे तवज्जो मरकूज़ कर रखी है, उनको वहाँ से अपने आप को और वसी करके नॉलेज टेक्स्ट की तरफ आना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए, और एक कल्चरल ब्रिजिंग जो मेरी समझ से सबसे अहमियत वाली चीज़ है, उस पे तवज्जो की जानी चाहिए। उनका तक़ाबली मुताला ज़बानों का आपस में करके, उनकी अदबियात का, उनकी समाजियात का, उनकी सकाफ़त का, उनकी तहज़ीब का तक़ाबली मुताला करके एक दूसरे को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, और एक ऐसी तहज़ीब पे तवज्जो देने की ज़रूरत है जिसको हिंदुस्तानियत कहा जा सके। टेक्नोलॉजी को किसी भी हाल में दुश्मन या मुश्किल न समझा जाए, इसको
एक इनेबलर, एक फैसिलिटेटर समझा जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लैंग्वेज लर्निंग में। वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा लोकलाइजेशन में, जिसकी आज बेहद ज़रूरत है। और असल में हम ये भारतीय भाषा का उत्सव तभी बना पाएंगे, कम्युनिकेशन को हेल्प करेगा। बिल्कुल। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी विद्वानों का यहाँ पर इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए, और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हुसैन हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर आसिम जफ़र साहब का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, और ये जो इनिशिएटिव था उसके लिए मैं अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य जी, जिन्होंने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया और 27-13 AMU सेंटर के साथ मिलके हम लोगों ने इस उत्सव में भाग लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन का पार्ट बना। प्रोफेसर उस्मान गनी बहुत मसरूफ़ इंसान है, हम लोग जानते हैं, चेयरमैन भी हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर रहे आज के इस पैनल डिस्कशन की, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमारे प्रोफेसर शाउल हमीद साहब, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है अपने हिंदी क्षेत्र में, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी काफ़ी की हैं AMU में, बहुत इनका योगदान है, इन्होंने समय निकाला और हमारे इस पैनल डिस्कशन का पार्ट बने, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रोफेसर राशिद निहाल साहब, जिन्होंने पहले ही कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने बड़े इंसान, इतना बड़ा ओहदा इन्होंने संभाला, उसके बावजूद इन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया हमारा इन्विटेशन और हमारी इस परिचर्चा में भाग लिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रोफेसर ज़ुबैर शादाब साहब, जिन्होंने जो बातें कही वो और जो कहने का अंदाज़ था वो हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि उसने एक नया आयाम प्रदान किया है इस डिस्कशन को। इन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया, मैं इनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर अरमान रसूल फरीदी साहब, जो अभी अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे सर, उन्होंने उस मीटिंग को कंक्लूड किया और हमारे आसिफ जफ़र साहब को ये मौका दिया कि वो भी इसमें आ पाए, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में हमारे जो 27-13 सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं और हमारी सारी गतिविधियों का जो कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रोफेसर आसिम जफ़र साहब, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।